आज पाल कादर के इस पावन मां प्रकृति की गोद में ये जो चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है, इस चिंतन शिविर आयोजित करने जैसी जगह उपलब्ध करवाने वाले इस गांव की पूर्वा शक्ति को खूब खूब नमन जोहार। और इस पंडाल में उपस्थित भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, अभी सभी वक्ताओं के द्वारा अलग अलग वर्तमान में हमारे आदिवासी समुदाय के साथ, हमारे इस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ जी रहे जो लोग हैं, उनके साथ जो बीत रही है, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर और उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए, उस पर बात चल रही थी। साथियों, बातें बहुत कड़वी भी है, गहरी भी है, हमको चोट पहुंचाने वाली भी है, लेकिन इसका जो समाधान है, उस समाधान के लिए भी कहीं ना कहीं हमको भी गहराई से मंथन करते हुए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आज इस भारत देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए और देश को इस लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे भाइयों, आज भारत देश के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई। इसके लिए किसी दिन केंद्र में या राज्यों में बात हुई है क्या? आज अलग अलग तरीके से बोर्ड बना दिए, आरबीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई। क्या आप यहां पर उपस्थित हो? मैं आपसे थोड़ा मंथन के लिए बात रखना चाहता हूं कि आरबीएसई के अंदर जो 8वीं क्लास की जो किताब है, वही की वही किताब सीबीएसई पैटर्न जो है, उसकी भी 8वीं क्लास की जो किताब है, दोनों क्या सेम पैटर्न पर, सेम नॉलेज के ऊपर आधारित है क्या? नहीं है। अरे जब हमारी किताबों में ही भेदभाव है, तो हमारा ये जो देश है, ये लोकतंत्र में वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे आगे बढ़ जाएगा? आज हमारी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूंजीपति वर्ग के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था और गांव का जो निधन वर्ग का, गरीब वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था। निजीकरण और सरकारी, एक सरकारी स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा है, वो 5,000, 10,000, 15,000 में पढ़ा रहा है, उसके ऊपर कौन विश्वास कर रहा है? जो सरकारी सेवाएं प्राप्त कर रहा है, वो भी विश्वास कर रहा है और उनके बच्चों को निजी भी भेज रहा है। और एक तरफ 70,000, 75,000, 62,000, 65,000 की जो पेमेंट उठा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो शिक्षा व्यवस्था उसके द्वारा दी जा रही, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ में ये नहीं कह रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत है। तो ये जो इस तरह की शिक्षा को 2 धड़ों में विभाजित करने वाली चीजें हैं, ये हमारे देश को आगे ले जा पाएगी क्या? इसके ऊपर आज दिन तक केंद्र की सरकारों ने मंथन किया क्या? राज्य की सरकारों ने मंथन किया क्या? अब हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि तो हमारा जो कल्याण है वो सरकार ही कर पाएगी, ना ही प्रशासन कर पाएगा। हमारा कल्याण अगर करना है तो हमारी अपनी बुद्धि से हमको करने की जरूरत है। हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एकता में रहते थे। आज हम जितने पढ़े लिखे हुए उतने ज्यादा विखंडित होते जा रहे हैं। मन्नालाल रावत जैसे लोग पैदा होते जा रहे हैं। आज
पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़ करके वो एक ही चीज नजर आ रही उनको, हमारे अपने समाज का, अपने कुनबे का, अपने घर का ही एक कहीं ना कहीं गलत बात करने में उनको मजा आता है। और मैं आप तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, अरे कौन से खेत की मूली है मनोहरलाल रावत, उसको आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरोध के बदले में ही उस आदमी को टिकट मिला है। आप थोड़ा विचार करिए। आदिवासी परिवार जो विचारधारा है, आदिवासियों की जो मूल थीम है, उस थीम के विरोध करने के एवज में उसको टिकट मिला है और उसी टिकट के एवज में वो जीता है। अरे विरोध करने के बदले ही उसको टिकट भी मिल गया, जीत भी गया। अब शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी आप ही बनाना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में जब देखता हूं। अरे उस आदमी की कहीं से कहीं तक कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आज के बाद जहां पर भी उनकी पोस्ट नजर आए, उस पोस्ट को करने वाले को, लाइक करने वाले को, कमेंट करने वाले को ब्लॉक करो। अपने आप ढेर होकर के अपने घर में, हमारे प्रतापगढ़ का जो गांव चिकलाड़ है उसी में छुप के मर जाएगा, वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। हम अधिकतम अभी बाबूलाल जी की भी बात कर रहे थे, हमारे अपने समाज के हैं, नाम के जरूर है, शायद पता नहीं उनका, वो चेक करना चाहिए, उनकी भी यही कंडीशन है। अरे सर ये आज नई बात नहीं है, अंग्रेजों के समय में भी इसी तरह से इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर, आदिवासियों के अंदर जो दल्ले थे, उन दल्लों को उन्होंने लेकर के आदिवासियों को दबाने के लिए प्रयास किया गया था। लेकिन हमारे लोग दबे नहीं, मुकाबला किया। मुकाबला किससे किया? दिमाग से किया। मुकाबला किससे किया? शरीर से किया। लेकिन आज की तारीख में हमारे आदिवासियों को दिमाग तो दो धड़ों में विभाजित कर दिया, एक तो निजीकरण के माध्यम से, एक सरकारी के माध्यम से। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारा माइंड इतना डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। अरे हमारे गांव में जाकर के देखो तो लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि हमको पशु बाड़ा मिल जाना चाहिए, हमको हैंडपंप मिल जाना चाहिए, इसी को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं वो लोग। तो हम सबको हमारी इस क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था आज कहीं ना कहीं चरमरा गई है, उस शिक्षा व्यवस्था को मजबूती के लिए न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, हमारी अपनी ग्राम सभा के माध्यम से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास हमको खुद को करना पड़ेगा। ना कोई प्रशासन का हाथ में आएगा, ना कोई शासन का हाथ में आएगा, हमको किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। आज न्याय व्यवस्था को लेकर के छोटी छोटी बात पर हम दौड़ करके थानों में चले जाते हैं और उनके न्याय पे विश्वास करने के लिए वहां आस लगा करके बैठ जाते हैं। हमारी अपनी न्याय व्यवस्था जो कम खर्चीली थी, बिना खर्चे की थी, उस न्याय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना होगा। आज अभी भाई साहब बता रहे थे ब्लड डोनेट करने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज से 10 साल पहले आदिवासियों को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती थी क्या? कभी ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज की तारीख में हो क्या रहा है, कोई जैन समाज का व्यक्ति है, उनमें ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं पड़ रही है। ब्राह्मण समाज का है, उसको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्लिम समुदाय का है, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आदिवासी इधर उधर भटकता हुआ मिलता है। किसके लिए? ब्लड के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड के लिए। अब वो क्यों? वो इसलिए कि बच्चा पैदा होते ही उसको कुरकुरे का जो शौक है वो लगा दिया जाता है, उसको थोड़ा सा समझदार होते ही चिप्स का शौक लगा दिया जाता है। बच्चा कुरकुरे और चिप्स के शौक में खाना ही नहीं खा रहा है। जब खाना ही नहीं खा रहा है तो उसका शरीर कैसे मजबूत होगा? जैसे तैसे अगर वो बड़ा हो भी जाता है तो हमारा जो अन्न हम लोग खा रहे हैं, उस अन्न को रासायनिक दवाइयों के माध्यम से उसका जो पोषक तत्व है वो खत्म कर दिया जा रहा है। रासायनिक खादों की वजह से उसका जो पोषक तत्व है वो खत्म कर दिया जा रहा है। जैसे तैसे बिना पोषक तत्व का अन्न खा पी करके वो बड़ा भी हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे क्षेत्र के अंदर
मिक्सचर, अंग्रेजी शराब को पी पी करके हमारे शरीर का सर्वनाश कर रहे हैं मेरे साथियों। तो क्या हमारे लोग शरीर से मजबूत हो पाएंगे क्या? अरे सारा रासायनिक चीजें हम खा रहे हैं तो हमारा शरीर मजबूत कैसे होगा? जब शरीर ही मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, हमारे बुद्धि को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे अपनी खानदान जो खान पान है उसको सुव्यवस्थित करना होगा। पूर्वज पुरखाई व्यवस्था के तहत जो हमारा अनाज था उस अनाज को फिर से पैदा करना होगा, उस अनाज को फिर से आगे पका करके हमारे बच्चों को खिलाने की जरूरत हमको आज पड़ रही है। हम सबको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैं आप तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे को ढोंग ढकोसलों में धकेल धकेल करके हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। हम सब लोग इन ढोंग धतुरों के जाल में ना फंसे और आगे बढ़ चढ़ करके आदिवासियों की पुरखाई परंपरा है, उस पुरखाई परंपरा पूजा पद्धति को अपनाएं एवं न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा वाली बात को आत्मसात करते हुए हमारे समुदाय को आगे बढ़ाने में प्रयास करें।